अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज हम जो ओपिनियन कर रहे हैं वो है डॉक्टर मलिया लोधी का, और ये पब्लिश हुआ है डॉन में 29 नवंबर को। और इसका जो टाइटल है वो है बाइडेन जी समिट एंड बियॉन्ड। ठीक है, समिट का क्या मतलब होता है? समिट वैसे तो होता है पहाड़ की चोटी, लेकिन यहाँ एक और जो मीनिंग हमारे पास समिट का होता है वो मीटिंग भी होता है। तो बेसिकली हमारे पास एक वर्चुअल मीटिंग हुई है टेली कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो बाइडन अमेरिकन प्रेसिडेंट और शी जिनपिंग जो हैं चाइनीज़ प्रेसिडेंट उनके दरमियान। तो उस हवाले से जो है जो बातचीत हुई है तो वो जिक्र किया गया है इस ओपिनियन में, क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि जी ट्रंप के ज़माने से ही चाइना के और अमेरिका के ताल्लुकात ठीक नहीं थे। तो अब उसके बाद हम देखते हैं कि भाई बाइडन अब जो आया है तो उसमें अब कोई फ़र्क आता है कि नहीं। ठीक है, अच्छा अब ओपिनियन है, इसमें आप भी देख सकते हैं हाईलाइटेड वर्ड्स है, इसके मीनिंग्स आपने देखने हो। जिस भी वर्ड को आप क्लिक करेंगे उसके मीनिंग आप देख सकते हैं। इसके लिए ये है कि अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपने ये WPS ऑफिस में PDF डाउनलोड करना है। ये मैं लिंक दे दूँगा गूगल ड्राइव का, डॉन न्यूज़ एडिटोरियल जो मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ से आप ले लीजिएगा। और अगर आप सिस्टम पे या लैपटॉप पे देख रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास होना चाहिए एक्रोबेट रीडर DC। ठीक है, वहाँ पे ये ओपन होगा और मोबाइल पे होगा WPS ऑफिस में। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम थोड़ा बैकग्राउंड में आपको बता दूं कि ये है क्या कि मीटिंग हुई है दोनों प्रेसिडेंट्स के दरमियान, वर्चुअल मीटिंग। तो इस सिलसिले में जो है ये दो तीन चीज़ें मेरे हिसाब से आपको लाजमी पता होनी चाहिए। वो है, एक तो आपको पता होना चाहिए कि ताइवान को लेके क्या इशू चल रहा है अमेरिका और इसका चाइना का। ठीक है, तो आज जो हमारे पास 4 दिसंबर को डॉन में बड़ा अच्छा ओपिनियन भी आया है ताइवान कंट्रोवर्सी, तो वो भी बड़ा हेल्पफुल आपको साबित होगा इस ओपिनियन के साथ, उसको मिला के पढ़िएगा। इसके अलावा दो और जो वो हैं हमारे पास जो एग्रीमेंट हुए थे, एक ऑकस के हवाले से है, ये मैंने आपको करवाया भी था। ठीक है, और इसके अलावा एक और जो है वो हमारे पास क्वाड। ठीक है, तो इस तरह ये दो तीन चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, तो ओपिनियन पढ़ने में आपको काफ़ी ज़्यादा क्या है आसानी हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने ओपिनियन की जानिब। अब ये कह रहे कि जी no breakthrough was expected in the first virtual summit meeting between US President Joe Biden and his Chinese counterpart Xi Jinping on November the 15th। ठीक है, अच्छा पहले हम मीनिंग देख लेते हैं फिर सेंटेंस देखते हैं। अच्छा, मीनिंग हमारे पास जो एक वाहिद वर्ड है थोड़ा मुश्किल, वो है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू होता है कामयाबी। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं एन इंस्टेंस ऑफ अचीविंग सक्सेस इन अ पर्टिकुलर स्फीयर और एक्टिविटी। उन्होंने कहा नो ब्रेक थ्रू वॉज एक्सपेक्टेड, कि कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि कोई जो इनकी बातचीत है वो क्या है बहुत कामयाब होगी, कोई कामयाबी मिलेगी, ब्रेक थ्रू मिलेगा। नो ब्रेक थ्रू वॉज एक्सपेक्टेड, कोई भी इस तरह की चीज़ जो है मुतवक्का नहीं थी। कहाँ पे? इन द फर्स्ट वर्चुअल समिट मीटिंग, ये पहली वर्चुअल समिट मीटिंग थी। वर्चुअल समिट मीटिंग ये है कि मतलब फेस टू फेस नहीं थी, ये टेली कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हुई थी। तो उसमें उन्होंने कहा कोई भी जो है वो ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड नहीं था। किसके दरमियान? बिटवीन US प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड हिज चाइनीज काउंटरपार्ट जी जिनपिंग ऑन November 15। ठीक है, तो ये मीटिंग जो हुई थी हमारे पास US और चाइनीज़ प्रेसिडेंट के, उसमें किसी किस्म की भी जो है ना वो कामयाबी मुतवक्का नहीं थी इस वर्चुअल समिट में। और ये कब हुई थी? ये हुई थी November 15 को। ठीक है, तो तकरीबन इसको कहते हैं 20 दिन पहले हुई है। अच्छा, अब कह रहे हैं देयर फर्स्ट एक्सचेंज बाय वीडियो सिंस द एडवेंट ऑफ बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन लास्टेड 3.5 hours। अभी कह रहे हैं कि मीटिंग कितनी देर चली थी। इनका जो देयर फर्स्ट एक्सचेंज, इनका पहला एक्सचेंज जो पहला इनका तबादला हुआ है आपस में वीडियो के ज़रिए, कब से? सिंस द एडवेंट ऑफ द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन। एडवेंट होता है मतलब किसी चीज़ का आगाज़ होना। यहाँ पे क्या मतलब है कि जब से वो आया था बाइडन, ठीक है, उसके बाद से इनके पहला तबादला हुआ था वीडियो लिंक के ज़रिए। ठीक है, वैसे एडवेंट को हम क्या कह सकते हैं? एडवेंट को आप कह सकते हैं द अराइवल ऑफ अ नोटेबल पर्सन और थिंग, किसी चीज़ के क्या आगाज़ होना एडवेंट कहलाता है। जिस तरह एडवेंट ऑफ टेलीविज़न का आगाज़। तो ठीक है, यहाँ पे एडवेंट किस हवाले से यूज़ हुआ है कि जब से बाइडन आया था तब से उन्होंने कहा ये पहला एक्सचेंज था इसके दोनों सदूर के दरमियान। ठीक है, और ये कितनी देर चला? लास्ट 3.5 hours, ये यानी कि ये 3.5 घंटे जो है ना इनकी मीटिंग चली। अच्छा, अब इस मीटिंग में है वो क्या चीज़ें डिस्कस की गई? It ranged over all the issues on which the world's two superpowers compete, disagree, collaborate, clash and confront each other। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई, कौन कौन से इश्यूज़ जो है ना वो ज़ेर बहस आए। उसमें वो थे कि जो दुनिया की दो सुपर पावर्स हैं वो क्या है, कम्पीट करती हैं, आपस में एक दूसरे से मुकाबला करती हैं, डिसएग्री, एक दूसरे से इख्तलाफ करती हैं, कोलैबोरेट, कुछ चीज़ों में जिस तरह साथ मिल के चलते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। क्लैश है, ठीक है, जहाँ पे इनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लैश करता है, तसावुर नजर आता है। कन्फ्रंट ईच अदर, जहाँ एक दूसरे को क्या है वो कन्फ्रंट कराते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें हैं डिस्कस हुई, और फिर डैश लगा के बता रहे हैं क्या चीज़ें हैं। पहले तो ये बता दें कि ये चीज़ें हैं और वो किस मामलों पे हैं। एक तो कह रहे हैं जी ट्रेड पे,
ठीक है। दूसरा कह रहा है ताइवान, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया, ताइवान के हवाले से आप ज़रूर पढ़िएगा आज का ओपिनियन डॉन के उसमें आ जाए 4 दिसंबर को, ताइवान कंट्रोवर्सी। और ये मैंने मेरा फेसबुक का पेज है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वहाँ पे अपलोड कर लिया है, वहाँ से आप इसको ले लीजिएगा। अच्छा, उसमें एक ट्रेड की बात हो गई, दूसरी ताइवान, फिर ईरान के हवाले से बात हुई, नॉर्थ कोरिया के हवाले से बात हुई, टेक्नोलॉजी के हवाले से, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट्स और स्ट्रेटजिक वेपन्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी जो इन्होंने वहाँ पे बातचीत की इस वर्चुअल समिट में। Although no specific outcome emerged from these summit talks, it was clear that both sides sought this interaction at the highest level to diffuse tensions that seemed to spin out of control in the past several months and sent ties plunging to an unprecedented and perilous low. ठीक है, काफ़ी लंबा सेंटेंस इसको देखते हैं। उन्होंने कहा जी, although no specific outcome emerged from these summit talks, ठीक है, summit मैंने आपको बता दिया कि हम यहाँ पे किसको बोलते हैं, यहाँ पे वो यूज़ हो रहा है, वो यूज़ हो रहा है मीटिंग के हवाले से। ठीक है, उन्होंने कहा अगरचे कोई भी जो है ना ख़ास कोई आउटकम जो है वो हमें नहीं नज़र आया इस मीटिंग टॉक्स के हवाले से। और आगे कह रहे हैं इट वाज क्लियर, ये बिल्कुल वाजे था, दैट बोथ साइड्स सॉट दिस इंटरेक्शन, कि दोनों साइड्स ने है वो क्यों इंटरेक्शन की थी, क्यों ये वर्चुअल मुलाकात इनकी हुई थी एट द हाईएस्ट लेवल। एट द हाईएस्ट लेवल ये नहीं कि नीचे के कोई लेवल का कोई बंदा बात कर रहा हो आपस में, तो ये सदूर के लेवल पे जाके जो हाईएस्ट लेवल पे बातचीत हुई थी। और वो क्यों हुई थी, टू डिफ्यूज़ टेंशंस। डिफ्यूज़ होता है किसी चीज़ को, ये है ना कम करना, किसी सिचुएशन को, जिस तरह मेक अ सिचुएशन लेस टेंस और डेंजरस। ठीक है, कोई सूरत हाल को, यह है ना आप कहते हो कि आगे ये है वो ज़्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रहे हो, तो क्या करते हो आप डिफ्यूज़ करते हो। तो यहाँ भी कह रहे हैं हाईएस्ट लेवल पे जो बातचीत हुई थी वो इसलिए हुई थी ताकि डिफ्यूज़ किया जा सके, कम किया जा सके ये जो टेंशन चल रही थी, डेट सीम टू स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल, जो दिखाई देती थी टू स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल। स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाए जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। ठीक है, तो इसलिए इनकी हाईएस्ट लेवल पर बातचीत हुई इन द सेवरल मंथ्स के, मतलब जो टेंशन पैदा हुई थी पिछले कई सेवरल मंथ्स में। ठीक है, वो जो दिखाई देता था कि वो जो सूरत हाल है वो स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए है ना इनकी मुलाकात हुई। एंड सेंट टाइज प्लंजिंग टू एन अनप्रेसिडेंटेड एंड पेरिलस लो। और ये सारे जो हमने देखे पिछले कुछ महीनों में टेंशन थी, उसने क्या किया था, एंड सन टाइज प्लंजिंग, जो भी ताल्लुकात है उनको प्लंजिंग होता है फॉलिंग स्टीपली, बिल्कुल तेज़ी नीचे गिरना। तो ये ताल्लुकात है बिल्कुल ख़राब हो गए थे टू एन अनप्रेसिडेंटेड होता है जिसकी माजी में कोई मिसाल ना मिलती हो। तो वो ताल्लुकात किस हद तक गिर गए थे कि अनप्रेसिडेंटेड थे, यानी कि कोई इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। एंड पेरिलस लो होता है कोई बहुत ज़्यादा कोई ख़तरनाक चीज़ हो, जिस तरह एक्सपोज टू इमिनेंट रिस्क ऑफ डिजास्टर और रेन। ठीक है, तो बिल्कुल इस हद तक ताल्लुकात ख़राब हो गए थे जो इसकी हमें माजी में मिसाल नहीं मिलती, और बहुत मतलब पैरेलस होता है बहुत ज़्यादा डेंजरस कोई चीज़ ना, पैरेलस लो बड़े ख़तरनाक हद तक जो है ना वो ताल्लुकात जो है वो क्या है ख़राब हो गए थे। ठीक है, अच्छा है कह रहे The effort at de-escalation came as relief to the international community increasingly concerned about the standoff between the two powers, as this involves far-reaching consequences for them, the global economy and international stability. ठीक है, अच्छा अब ये क्यों सारे ये मुलाकात कर रहे हैं, उनका ये एफर्ट थी, वो कोशिश थी de-escalation, ये ताल्लुकात जो ख़राबी आई थी उसको क्या है de-escalate करने की, यानी उसको जो ख़राब हो गया उसको कम करने की, de-escalate करने की। ठीक है, एस्केलेट होता है बढ़ाना और de-escalate होता है किसी को कम करना। जो टेंशन थी उसको कम करने के लिए क्या है केम वो आई ये सारी एफर्ट कोशिश, क्यों, एज रिलीफ टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्रीजिंगली कंसर्न, और उन्होंने कहा एक रिलीफ के तौर पे, एक राहत के तौर पे आई इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कि दोनों ममालिक ने आपस में बातचीत की है अबाउट द स्टैंड ऑफ बिटवीन द टू पावर्स, के आपस में जो इनका टसल थी, स्टैंड ऑफ था दोनों पावर्स के दरमियान। तो मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बड़ी राहत की बात थी, ये दोनों जो सुपर पावर्स हैं वो क्या है आपस में बातचीत कर रही हैं। क्यों, एज दिस इन्वॉल्व्स फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज। फार रीचिंग होता है कोई अफेक्टिंग मैनी पीपल और थिंग्स, जो बहुत ज़्यादा लोगों को जो है मुतासर करे कोई चीज़ ना, तो अफेक्टिंग मैनी पीपल थिंग्स, तो हम उसको कहते हैं जी उसके क्या है फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज है। तो मतलब क्योंकि ज़ाहिर है दोनों सुपर पावर्स हैं, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सुख का सांस लिया कि दोनों आपस में बातचीत करें, क्योंकि इसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि दोनों के जो ताल्लुकात हैं उसके वर्ल्ड कम्युनिटी पे। ठीक है, फॉर देम द ग्लोबल इकॉनमी इंटरनेशनल स्टेबिलिटी, के बड़े असरात होते हैं किस पे, ग्लोबल इकॉनमी पे और इंटरनेशनल स्टेबिलिटी पे। Most countries want to avoid being caught in the crosshairs of this confrontation and do not want to be forced to make a choice between them, especially as many, including America's European allies, have important economic stakes in ties with Beijing. उनका ज़्यादातर जो ममालिक हैं वो क्या है वो चाहते हैं कि वो अवॉइड करें
being caught in the crosshairs of this confrontation, कि मतलब वो इस तसादुम में ये दोनों सुपर पावर्स हैं उसमें वो आना नहीं चाहते, क्योंकि देखें कुछ ममालिक जो है ना वो अमेरिका से उनके ज़्यादा ताल्लुकात हैं, कुछ के चाइना से ज़्यादा हैं, तो वो ये नहीं चाहते कि दोनों के ताल्लुकात इतने ख़राब हो जाए कि उनको क्या है कोई एक तरफ जो है ना वो झुकना पड़े। तो उन्होंने कहा इसीलिए यहाँ पे बात करें कि मोस्ट कंट्रीज़ जो हैं वो चाहते हैं कि अवॉइड करें इस सारी कॉन्फ्रंटेशन से, एंड डू नॉट वांट टू बी फोर्स टू मेक अ चॉइस बिटवीन देम, और वो नहीं चाहते कि उनको क्या है कोई इसी एक मुल्क का इंतखाब करना पड़े, क्योंकि अगर उनके ताल्लुकात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाए तो ज़ाहिर है उनको फिर किसी एक मुल्क की तरफ जाना होगा, स्पेशली एज मैनी इंक्लूडिंग अमेरिकाज यूरोपियन एयरलाइंस हैव इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक स्टेक इन टाइज विद बीजिंग। तो उन्होंने कहा जो अमेरिका के खासतौर पर यूरोपियन एयरलाइंस हैं उनके क्या है इकोनॉमिक स्टेक्स हैं, कहाँ पे ये ताल्लुकात हैं इसके बीजिंग के साथ, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा ये वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए बड़ी राहत की बात थी कि ये आपस में जो है ना वो बातचीत कर रहे हैं आपस में, और क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके ताल्लुकात इतने ख़राब हो जाए कि उनको ये है ना किसी एक फरीक का साथ देना पड़े। अच्छा, उनका the Biden-Xi talks marked an acknowledgement by both sides of the need to manage tensions and explore areas where they could cooperate amid what Biden calls extreme competition. उनका ये बाइडन जी टॉक्स हैं दोनों सदूर के दरमियान, वो क्या बताती हैं, वो एक एक्नॉलेजमेंट के तौर पे हैं कि मतलब कि वो उसको इस बात को तस्लीम किया जाता है दोनों साइड्स की जानिब से कि भाई ज़रूरत है कि इन टेंशंस को मैनेज किया जाए एंड एक्सप्लोर एरियाज़ वेयर दे कुड कोऑपरेट, और मतलब चलें वो जो मतलब इख्तलाफ है वो तो है ही, लेकिन उन्होंने कहा कोई ऐसे एरियाज़ एक्सप्लोर किए जाएँ जहाँ पे क्या है वो दोनों एक दूसरे क्या है कोऑपरेट कर सकते हैं, एमिड व्हाट बाइडन कॉल्स एक्सट्रीम कंपटीशन, जहाँ पे बाइडन क्या कहता है इसे कि जी एक्सट्रीम कंपटीशन है दोनों में, ठीक है। तो उन्होंने कहा कम से कम आप उन चीज़ों पे तो बात करो एट द वेरी आउटसेट। एट द वेरी आउटसेट का क्या मतलब होता है, इफ समथिंग हैपेंस एट द आउटसेट ऑफ एन इवेंट प्रोसेस और पीरियड ऑफ टाइम इट हैपेंस एट द बिगिनिंग ऑफ इट, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले एट द वेरी आउटसेट सबसे पहले क्या है, द अमेरिकन प्रेसिडेंट कन्वे टू जी दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लाइज देम टू इंश्योर दैट कॉम्पिटिशन डज नॉट वेयर इनटू कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने कहा अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्या कन्वे किया जी को कि जो जिम्मेदारी है वो उन्हें ऑब्लाइज करती है कि जी वो इंश्योर करें, यकीनी बनाएं कि वो कंपटीशन है वो किस में ना हो जाए वीर इनटू कॉम्प्लेक्ट। वीर होता है टू टर्न और स्वर्व अवे सडनली एंड फोर्सफुली इनटू समथिंग और समथिंग, तो वो ना तब्दील हो जाए कंपटीशन किस में, कॉन्फ्लिक्ट में, वेदर इंटेंडेड और अनइंटेंडेड, या मतलब ये चाहते हुए इस तरह कॉन्फ्लिक्ट की तरफ आएँ या अनइंटेंडेड ना चाहते हुए। China for its part has always maintained it wants to stabilize and improve relations while also signaling it would push back hard against provocative US actions। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी चाइना ने जो है ना वो हमेशा इस बात को पे वो कायम रहे हैं कि वो चाहते हैं कि स्टेबलाइज़ करें, इस्तेकाम लेके आएँ और इम्प्रूव करें, बेहतर करें रिलेशंस, लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात तरफ भी इशारा किया कि वो क्या है इट वुड पुश बैक होता है किसी चीज़ को रेजिस्ट करना, अपोज करना, प्रोटेस्ट करना, तो मतलब इस चीज़ के खिलाफ वो रेजिस्ट करेंगे अगेंस्ट प्रोवोकेटिव यूएस एक्शंस। प्रोवोकेटिव होते हैं कोई ऐसे एक्शंस वो आपको क्या है इश्तिहाल दिलाएं। तो उन्होंने कहा एक तरफ तो चाइना वालों ने कहा ठीक है जी हम जो हैं वो जो ताल्लुकात हैं चाइना अमेरिका के उसको क्या है उसको स्टेबलाइज़ करने की कोशिश करेंगे, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ने ये भी कहा कि जी हम रेजिस्ट करेंगे अगर ये जो इश्तिहाल दिलाने वाले अगर ये होए यूएस एक्शंस। इन हिज ओपनिंग रिमार्क्स, और कि इब्तदाई इनके कलमात थे चाइनीज़ प्रेसिडेंट के, उन्होंने क्या कहा, जी ने बाइडन को कहा the world's two largest economies need to increase communication and cooperation and he called for a sound and steady relationship। कि उन्होंने कहा ये दुनिया की दो बड़ी सबसे बड़ी क्या है ये इकोनॉमीज़ हैं, मईशत हैं, उनको ज़रूरत है कि वो इंक्रीज़ करें, बेहतर करें कम्युनिकेशन और कॉपरेशन, ताउन को बेहतर करें। एंड ही कॉल्ड फॉर अ साउंड एंड स्टडी रिलेशनशिप। उन्होंने कहा दोनों ममालिक के दरमियान क्या है साउंड एंड स्टडी रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं जी सिंस बाइडन एज्यूम्ड ऑफिस, उन्होंने कहा जब से वो बाइडन है उसने एज्यूम्ड ऑफिस यानी जब से वो प्रेसिडेंट बना, ही हैज़ परस्यूड अ टफ लाइन ऑन चाइना, उसने क्या है एक बड़ा टफ स्टांस इख्तियार किया है चाइना पे, क्योंकि जब ट्रंप बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट था चाइना के, तो ख्याल किया जा रहा था कि शायद अगला जो प्रेसिडेंट आएगा वो थोड़ा मतलब थोड़ा उसमें आप कह लें कि इतनी ज़्यादा उसके सख्ती नहीं होगी, और लेकिन यहाँ पे वही बात बता रहे हैं कि वो जो इसका बाइडन का स्टांस था वो क्या था, क्वाइट इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम हिज प्रेडिसेसर डोनाल्ड ट्रंप्स पॉलिसी, को इनडिस्टिंग्विशेबल था, ठीक है, क्योंकि ख्याल तो ये था कि दोनों में फ़र्क होगा, कोई हमें डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बात करें इनडिस्टिंग्विशेबल था, यानी कि नॉट एबल टू बी आइडेंटिफाइड एज डिफरेंट और डिस्टिंक्ट, यानी बाइडन और उसमें इतना क्या है वो फ़र्क नहीं था, ये इसका प्रेडिसेसर था यानी वो बाइडन से पहले था यानी कि डोनाल्ड ट्रंप।
उसकी वो पॉलिसी थी। दैट सॉ द यूएस इम्पोज वाइड रेंजिंग ट्रेड टैरिफ्स ऑन चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स। और ट्रम्प ने क्या किया था कि उसने इम्पोज की थी, लगाई थी वाइड रेंजिंग ट्रेड टैरिफ किस पे, चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स पे। और फिर उसने अडॉप्ट एग्रेसिव रेटोरिक और बड़े मतलब इसने सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी चाइना के अगेंस्ट एंड टेक स्टेप्स सीन एज प्रोवोकेटिव बाय बीजिंग। और उसने ऐसे स्टेप्स लिए थे बाइडन ने, उसने ट्रम्प ने सॉरी, जो उसमें देखे जाते थे चाइना की तरफ से कि जो वो प्रोवोकेटिव हैं, इश्ताल दिलाने वाले हैं, किसकी जानिब से, बीजिंग की जानिब से, यानी चाइना की जानिब से। दिस हार्डलाइन अप्रोच हैज़ बीन ड्रिवन बाय वाशिंगटन्स ग्रोइंग फियर ऑफ राइवल सुपर पावर्स राइजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल पावर। अच्छा, अब ये जो हार्डलाइन अप्रोच है पहले ट्रम्प की जानिब से और फिर बाइडन की जानिब से, इसको वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये वाशिंगटन का ग्रोइंग फियर है, ठीक है, उनका बढ़ता हुआ डर है, खौफ है, किस चीज़ में? ये राइवल है, इनके हरीफ हैं, सुपर पावर्स राइजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल पावर। ये चाइना की बढ़ती हुई आप कह लें माशी और ये मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल पावर है, इसको बढ़ती हुई पावर को देखते हुए ना वो एक तरह का क्या है, एक डर है कि भाई ये जो है ना वो इतना आगे निकल गए हैं चाइना वाले, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जी ट्रम्प के बाद जो है ना वो बाइडन की क्या भी वो बातचीत थी उसमें ज़्यादा हमें डिफरेंस नज़र नहीं आया। Biden's stance also reflects the political consensus in the US that views China as an adversary to be contained and not just competed against. उन्होंने कहा ये जो है ना बाइडन का स्टांस जो मतलब इसका मौक़िफ़ है वो क्या अक्कासी करता है, क्या चीज़ रिफ्लेक्ट करता है कि वो पॉलिटिकल कंसेंसस है, सियासी तौर पे सारे इस बात पे है जिनका इत्तेफाक है यूएस में, जो चाइना को क्या एक एडवर्सरी के तौर पे देखते हैं, एक मुखालिफ के तौर पे देखते हैं, टू बी कंटेंट, कि जिसको क्या है महदूद किया जाए, उसको लिमिट में रखा जाए एंड नॉट जस्ट कम्पीटेड अगेंस्ट, और एक मतलब एक हेल्दी कॉम्पिटिशन के तौर पे ना लिया जाए उसको, उन्होंने कहा एक मुखालिफ की तरह लिया जाए, एक हरीफ की तरह लिया जाए, जिसे क्या करना है, कंटेन करना है, ठीक है। आइए चलें। अच्छा, अब क्या हुआ है? This thinking urged his administration towards moves in recent months that reinforced Beijing's belief that the US under Biden was continuing with a strategy to contain China. अच्छा, अब ये थिंकिंग थी, इसने इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मजबूर किया कि वो किस तरफ जाए, that moves in recent months that reinforced Beijing's belief that the US under Biden was continuing with a strategy to contain China. अच्छा, अब इसी स्ट्रेटजी की वजह से ना कि मतलब इनको डर था कि भाई वो इतना माशी तौर पे और टेक्नोलॉजी के हवाले से वो आगे जा रहे हैं, तो जो बीजिंग का बिलीफ था, उनका जो आइडिया था कि यूएस है ना अंडर बाइडन के अंडर ये क्या कर रहे हैं, वो जारी रखे हुए हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी को जो क्या करने के लिए, टू कंटेन चाइना, कि चाइना को यह है वो कंटेन किया जाए। इन सितंबर 2021 में क्या हुआ था, ये जैसा मैंने आपको बताया था जी, ऑकस और ये जो है दूसरा क्वाड, उसका आपको लाजमी पता होना चाहिए, इसका मैंने एडिटोरियल भी कराया था, वो आप चेक कर लीजिएगा। तो सितंबर 21 में क्या हुआ था? अच्छा, अब यहाँ पे देखें ऑकस और बेसिकली क्वाड किस लिए थे? एक तो ये चीज़ होती है कि अगर आप अपने हरीफ है उसको डायरेक्ट आप दबाने की कोशिश करते हो, चाइना के अगेंस्ट आप कोई काम करते हो, लेकिन उसी तरह ही आप चाइना को मुकाबला करने के लिए जो रीजन में दूसरे ममालिक होते हैं उनको आप और ज़्यादा क्या है एम्पावर कर देते हो। मकसद आपका उस वही होता है कि आपने क्या है चाइना को ज़ेर ताब लाना है। तो ये बेसिकली ऑकस का मकसद ही ये था, ये रीजन में ये दूसरे ममालिक हैं उनको एम्पावर किया गया था इस ऑकस पैक्ट के ज़रिए। जिस तरह यह है कि जी वाशिंगटन फोर्ज्ड अ न्यू ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पैक्ट विद द यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑकस एम्ड एट एनहांसिंग ऑस्ट्रेलियाज नेवल पावर, ठीक है। और ये ऑकस था क्या कि ये एक ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पैक्ट था और उसमें कौन कौन शामिल थे, ये हमारे पास यूके ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया था हमारे पास, यूके था और यूएस थे, और इसका मकसद ये था कि ऑस्ट्रेलिया की नेवल पावर को इंक्रीज़ किया जाए, और उसका मकसद ये था कि उसको काउंटर किया जाए और चाइना की मिलिट्री एसेंडेंसी थी। एसेंडेंसी होता है कि जब आप क्या हो ऑक्यूपेशन ऑफ अ पोजीशन ऑफ डोमिनेंट पावर और इन्फ्लुएंस, आप डोमिनेंट पोजीशन में होते हो ना, तो आप क्या इन एसेंडेंसी होते हो। तो उन्होंने कहा इस मकसद था ऑकस का कि जो चाइना है ना उसकी जो मिलिट्री एसेंडेंसी है उसको काउंटर किया जाए। कहाँ पे? वेस्टर्न पैसिफिक में। सून आफ्टर द वाइट हाउस होस्टेड लीडर्स ऑफ द सो कॉल्ड क्वाड, और उसके बाद हमें ऑकस के बाद क्या है ये क्वाड भी नज़र आया, और इसमें क्वाड में कौन कौन से ममालिक शामिल थे? इसमें यूएस था, ऑस्ट्रेलिया था, जापान था और इंडिया था। और इसका मकसद क्या था? टू सीमेंट एन एंटी चाइना कोएलिशन अमंग रीजनल स्टेट्स, तो एक बनाया जाए एक एंटी चाइना कोएलिशन, इत्तेहाद किसके दरमियान? रीजनल स्टेट्स के दरमियान, ठीक है। अच्छा, these moves were denounced by Beijing as a threat to regional peace and security, और ये मूव्स थी कि जिस तरह इन्होंने चाइना को काउंटर करने के लिए उनके रीजनल दूसरे ममालिक थे उनको एम्पावर करने की कोशिश की, तो ये जो मूव्स थी जो उसको क्या है डिनाउंस किया गया। डिनाउंस होता है किस चीज़ को? पब्लिकली डिक्लेयर टू बी रॉन्ग और ईवल, ठीक है। आप उसकी मतलब पब्लिक है ना उसकी वो आप सरजनिश करो, उसकी मजम्मत करो। तो इस ये जो
फैसले लिए गए थे अमेरिका की जानिब से ख़ास तौर पे, तो उसको पब्लिकली डिनाउंस किया गया था चाइना की जानिब से कि जी आप क्या हो, रीजनल प्रेस पीस के लिए क्या है थ्रेट बन रहे हो, सिर्फ और सिर्फ किस मकसद के करने के लिए कि आप जो हो चाइना को दबाने के लिए। इन द वर्चुअल समिट, और ये वर्चुअल समिट हुई थी, उसमें क्या हुआ, प्रेसिडेंट जी वार्नड ऑफ द डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ग्लोबल पीस फॉर डिवाइडिंग द वर्ल्ड इनटू डिफरेंट कैंप्स। उन्होंने कहा ये अमेरिका एक कोशिश कर रहा है कि जी चाइना को कंटेन करने के लिए जो दूसरे रीजनल ममालिक हैं उनको एम्पावर कर रहा है, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि जिसके बड़े ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नताइज होंगे किस चीज़ के लिए, फॉर ग्लोबल पीस, आलमी अमन के लिए बड़े ख़तरनाक मसाइल होंगे, ऑफ डिवाइडिंग द वर्ल्ड इंटू डिफरेंट कैंप्स। क्योंकि अमेरिका तो अपनी तरफ से कर रहा है कि भाई हम चाइना को कंटेन करेंगे, लेकिन जाहिर है जब आप उनको इतना एम्पावर कर दोगे तो वो क्या डिवाइड करें दुनिया को डिफरेंट कैंप्स में। ठीक है, तो इसकी सर्जनिश की डिनाउंस किया पब्लिकली चाइना ने। ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं जी नवंबर 15 मीटिंग, जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी दोनों सदूर के दरमियान, तो वो क्या है, अपीयर टू ज़ीरो इन। ज़ीरो इन होता है कि अपनी सारी अटेंशन जो है ना एक तरफ मरकूज़ कर दो। ठीक है, अब ये सेंटर मीनिंग्स बड़े हैं तो इसको ना आप कुछ कीजिएगा, खुद पढ़ें वहाँ पे। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा PDF और ख़ुद पढ़िएगा। उनका ये नवंबर 15 मीटिंग थी, वो दिखाई देती थी कि वो सारी तवज्जो है वो किस चीज़ पे है, कि सिक्योरिटी जियो पोलिटिकल इशूज़ पे है, इवन दो अदर मैटर्स वर ऑल्सो डिस्कस। और उनका जो दूसरे मैटर्स थे वो भी है उसमें डिस्कस किए गए। अंडरस्टैंडेबली एज दे हैव ड्रिवन द रीसेंट स्पाइक इन टेंशंस, और ख़ासतौर पर उन्होंने कहा इनकी वजह से है ना वो हमें हालिया स्पाइक देखने को मिल है, इजाफा देखने को मिला है टेंशंस में। An area that reputedly saw modest progress concerned their nuclear arsenals। एक और एरिया जिसमें हमें प्रोग्रेस देखने को मिली वो क्या थी, ये न्यूक्लियर आर्सनल से मुताल्लिक थी। The Financial Times called this a breakthrough, but that overplays the apparent agreement reached on holding strategic stability talks aimed at reducing the risk of nuclear conflict। और फाइनेंशियल टाइम्स क्या कहता है कि जी उसको उन्होंने एक ब्रेक थ्रू के तौर पर लिया था, लेकिन उनका ये ओवरप्ले करता है कि वो ज़ाहिरी एग्रीमेंट है जो रीच किया गया किस हवाले से, होल्डिंग स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी टॉक्स, और उसका मकसद क्या था कि इसको रिड्यूस किया जाए इस न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट के रिस्क को। ठीक है, दिस में हाउएवर बी imperiled by last week's US action of placing a dozen Chinese companies on a blacklist ostensibly on national security grounds because they aid the Chinese military's development efforts। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा ये चलने बातचीत सारी हुई 15 नवंबर को, लेकिन उसके बाद ये सारी चीज़ें क्या है, ये इम्पेरल कर दे। इम्पेरल होता है कोई चीज़ जो है ना किसी चीज़ को रिस्क पे डाल दे, ठीक है, तो ख़तरे में डाल दे। और उन्होंने कहा ये लास्ट वीक US एक्शन था कि उन्होंने तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो चाइनीज़ कंपनी थी उनको क्या है ब्लैक लिस्ट कर दिया ऑस्टेंसिबली, ज़ाहरी तौर पे, किसमें, और नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स में, बिकॉज दे एड द चाइनीज़ मिलिट्रीज डेवलपमेंट एफर्ट्स। ठीक है, क्योंकि ये मदद करती है चाइनीज़ मिलिट्री की डेवलपमेंट एफर्ट्स को। तो उन्होंने कहा कि ठीक है 15 नवंबर को तो आपने बातचीत की, लेकिन एक हफ़्ता पहले जो आपने ये 12 के करीब कंपनीज़ को जो है ब्लैक लिस्ट में डाला है, तो हो सकता है क्या वो ख़तरे में डाल दे जो पीस स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के हवाले से जो भी बातचीत हुई थी 15 नवंबर की। ठीक है, अच्छा अब आगे अगर हम देखें, काफ़ी रह गया, किधर गया, अच्छा अब कह रहा है कि जी अच्छा अब जिस समय ताइवान के हवाले से ये है वो कह रहा है कि जी ताइवान वॉज अमंग द थॉर्नियस्ट इशूज़ डिस्कस ड्यूरिंग द मीटिंग। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इशू ताइवान के हवाले से चल रहा है, तो ये भी इशू था सबसे ज़्यादा, उसको डिस्कस किया गया मीटिंग में। और इसमें जो चाइनीज़ लीडर था उसने वार्न किया US को ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। उन्होंने कहा कि जी बड़ा आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा इफ़ बीजिंग्स रेड लाइन वॉज क्रॉस्ड। रेड लाइन क्या होता है कि आप कह लो कि भाई ये चीज़ है, इस थोड़ा मीनिंग चेक भी कर लेते हैं। ये है, ये आप देखें, ये कह रहा है कि जी the red line, or to cross the red line, is a phrase used worldwide to mean a figurative point of no return or line in the sand or a limit past which safety can no longer be guaranteed। ठीक है, आप एक कोई भी चीज़ बता लो कि भाई इससे आगे आपने नहीं करनी, एक आप खतरे की एक लाइन वो कह लें कि एक ड्रॉ कर लेते हो कि जी आप इससे आगे कोई बात नहीं होगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जी इफ़ बीजिंग्स रेड लाइन वॉज क्रॉस्ड के, और वो आगे एग्जाम्पल भी दे रहा है कि किस तरीके से क्रॉस होगी फिगरेटिवली, इंकरेजिंग सेपरेटिस्ट फोर्सेस, कि अगर अमेरिका ने वो सेपरेटिस्ट फोर्सेस को इंकरेज किया ताइवान में, तो फिर उन्होंने कहा क्या उस हवाले से फिर उन्होंने वार्निंग दी US को कि जी आपको स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देखने को मिलेगा अगर आपने क्या है ख़ासतौर पे इंकरेज किया सेपरेटिस्ट फोर्सेस को ताइवान में। और उन्होंने कहा कि जी जी कैरेक्टराइज्ड दिस एज प्लेइंग विद फायर। उन्होंने कहा ये बिल्कुल ऐसा ही होगा अगर उन्होंने सेपरेटिस्ट ताइवान में सेपरेटिस्ट फोर्सेस को सपोर्ट किया, इंकरेज किया कि आप क्या कर रहे हो, प्ले विद फायर कर रहे हो। प्ले विद फायर बड़ा अच्छा इडियम है, इसका मतलब होता है इफ़ यू से दैट someone is playing with fire, you mean that they are doing something dangerous that may result in great harm for them and
कॉज मैनी प्रॉब्लम्स। आप किसी को जब कहते हो कि जी आप प्ले विद फायर करो, उसका मतलब है कि वो दूसरा बंदा है ना बड़ा कोई ख़तरनाक काम कर रहा है और इसका नतीजा ये है ना बहुत ज़्यादा नुकसान की सूरत में निकल सकता है। तो जी ने भी यही कहा कि जी आप जो हो ये ऐसे ही है कि आप प्ले विद फायर कर रहे हो, उसके नुकसान होंगे अगर आपने इंकरेज किया सेपरेटिस्ट फोर्सेस को ताइवान में। Biden conveyed the U.S. position reflected in the statement later issued by the White House of opposition to unilateral efforts to change the status quo or undermine peace and stability across the Taiwan Strait. अच्छा, बाइडन ने जो कन्वे की पहुंचाई यूएस पोजीशन और उसमें जो स्टेटमेंट थी उसमें भी हमें रिफ्लेक्ट होती है, जो इशू की गई वाइट हाउस की जानिब से कि उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया कि यूनिलैटरल एफर्ट्स के एक तरफा उनकी जानिब से जो है कोशिश की जाएंगी क्या करने के लिए, चेंज द स्टेटस को, और क्या है उसको अंडरमाइन किया जाएगा पीस और स्टेबिलिटी को कहाँ पे, अक्रॉस द ताइवान स्ट्रेट। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने ये कहा कि जी तो मतलब उस चीज़ की इन्होंने मुखालफत की किस तरह यूनिलैटरल एफर्ट्स नहीं की जाएंगी, रेफरेंस टू चाइनाज मिलिट्री मूवमेंट्स इन द एरिया। ठीक है, और ये किस हवाले से रेफरेंस दे रहे थे, जो चाइना की मिलिट्री मूवमेंट थी एरिया में, उस हवाले से। अब आगे कह रहे हैं जी द यूएस हैज़ इटसेल्फ बीन स्टेपिंग अप इट्स मिलिट्री प्रेजेंस एंड सेंडिंग वॉरशिप्स टू द रीजन। और यूएस भी है ना वो खुद भी है ना वो बढ़ा रहा है मिलिट्री प्रेजेंस और अपनी वॉरशिप भेज रहा है रीजन में। दिस फ्रॉड सिचुएशन हैज़ अराउज्ड कंसर्न्स अमंग रीजनल स्टेट्स एंड प्रॉम्प्टेड वार्निंग्स फ्रॉम लीडर्स, नोटेबली सिंगापुर's प्राइम मिनिस्टर ली Leung about the risk of a military clash due to miscalculation between the US and China. अच्छा, अब इसकी वजह से क्योंकि अमेरिका वाले भी वो फौज वहाँ उस एरिया में भेज रहे थे, तो उन्होंने कहा ये जो फ्रॉड सिचुएशन है उसकी वजह से काफ़ी खदशात ने जन्म लिया है ख़ासतौर पर रीजनल स्टेट्स हैं उनमें, और इसकी वजह से वार्निंग्स हमें देखने को मिली हैं लीडर्स की जानिब से, ख़ासतौर पर सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से, कि उन्होंने कहा है कि बड़ा रिस्क है कि अगर ये मिलिट्री क्लैश होता है मिसकैलकुलेशन की वजह से US और चाइना के दरमियान। अच्छा, करें जी ऑल्दो द US restated its commitment to a one China policy, उन्होंने कहा अगरचे US ने है ना वो अपनी कमिटमेंट दिखाई है वन चाइना पॉलिसी के लिए। वन चाइना पॉलिसी क्या होता है, वन चाइना पॉलिसी देख लेते हैं। दी वन चाइना पॉलिसी इज़ अ पॉलिसी asserting that there is only one sovereign state। वन चाइना पॉलिसी होती है कि जी आप असर्ट करो कि जी सिर्फ एक सॉवरेन स्टेट है अंडर द नेम चाइना एंड ताइवान इज़ पार्ट ऑफ चाइना, और ताइवान जो है वो क्या है, चाइना का पार्ट है, एज अपोज टू द आइडिया, और किस चीज़ के अपोज, किस चीज़ के बरक्स, दैट देयर आर टू स्टेट्स के टू स्टेट्स हैं, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड द रिपब्लिक ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड द रिपब्लिक ऑफ चाइना हुज ऑफिशियल। ठीक है, तो बेसिकली वन चाइना पॉलिसी ये होता है कि जी वहाँ पे हम कहेंगे जी एक मुल्क है, ओनली वन सॉवरेन स्टेट है अंडर द नेम चाइना, और जो ताइवान है वो क्या है, चाइना का पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, वन चाइना पॉलिसी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने वन चाइना पॉलिसी के हवाले से डिस्कस की है कि उन्होंने कहा जो अपनी जो कमिटमेंट थी वन चाइना पॉलिसी के हवाले से उन्होंने उसको रीस्टेट किया, और जो था बाइडन का डिसीजन, लेकिन उसमें उन्होंने कहा बाइडन का जो डिसीजन था कि उसने इनवाइट किया है ताइवान को, उनकी समिट थी डेमोक्रेसी नेक्स्ट मंथ अगले महीने, इज़ अनदर प्रोवोकेटिव मूव। ठीक है, तो एक तरफ तो वहाँ पे आप 15 नवंबर की मीटिंग में कह रहे हो कि नहीं जी हम ये वन चाइना पॉलिसी है ना इसको रीस्टेट करते हैं, लेकिन आप फिर क्या हो, आप इनवाइट कर रहे हो ताइवान को अगले महीने जो समिट है, मीटिंग है डेमोक्रेसी पे, तो ये क्या है, एक प्रोवोकेटिव मूव है, एक इश्ताल दिलाने वाला फैसला है। डेट हैज़ ऑलरेडी एसेंचुएटेड टेंशंस विद बीजिंग, जिसने क्या है पहले ही एसेंचुएट कर दिया। एसेंचुएट होता है किसी चीज़ को मज़ीद नोटिसेबल और प्रोमिनेंट बनाना, यानी कि मतलब एक चीज़ आपको सामने नज़र आती है कि भाई इसने जो है ना टेंशंस में इजाफा कर दिया बीजिंग के साथ, कि एक तरफ 15 नवंबर को आप बात कर रहे हो कि नहीं जी हमारी कमिटमेंट है वन चाइना पॉलिसी के हवाले से, और साथ ही जो है ना वो आप ताइवान को इन्वाइट कर रहे हो अगले महीने होने वाली समिट में, ये होनी है किस बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में। ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं कि जी रादर ब्लैंड US स्टेटमेंट। ब्लैंड क्या होता है, क्योंकि कुछ ऐसी हो मतलब आप उसमें कुछ बताओ ना, एक लैकिंग स्ट्रॉन्ग फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स एंड देयरफॉर अनइंटरेस्टिंग। ठीक है, मतलब जिस तरह आप स्टेटमेंट देते हो ना, तो जिसमें अगर कुछ बातचीत हुई हो तो आप बताते हो, आपको उससे पता चलता है कि बातचीत क्या हुई क्या है, लेकिन उनका जो US स्टेटमेंट आई थी वो क्या है, बड़ी वेग सी थी। जो मतलब ये बाइडन जी मीटिंग के बाद जो हमें स्टेटमेंट देखने को मिली, और ये गेव लिटिल इंडिकेशन ऑफ हाउ वाशिंगटन एक्सपेक्ट्स रिलेशन टू एवॉल्व, तो वो हमें बहुत ना के बराबर जो है ना वो हमें वो देता है इंडिकेशन कि किस तरह वाशिंगटन चाहता है कि रिलेशंस को इवॉल्व किया जाए, अदर दैन रीइटरेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजिंग कंपटीशन रिस्पॉन्सिबली। सवाए इसके कि वो उन्होंने कहा कि जी आप जो कंपटीशन है उसको क्या है रिस्पॉन्सिबली लेके चलो, कोई कॉन्फ्रंटेशन एन आई बीट अ सिग्निफिकेंट गोल। उन्होंने कहा ठीक है ये भी एक सिग्निफिकेंट गोल है कि जी आपने किस तरह ये आगे लेके चलना है कंपटीशन को, लेकिन साथ क्या कह रहे हैं,
साथ कह रहे हैं कि जी द स्टेटमेंट इशूड बाय चाइना ऑन द अदर हैंड क्लेरिफाइड बीजिंग्स फ्रेमवर्क फॉर इम्प्रूविंग टाइज। उनका जो स्टेटमेंट है चाइना की जानिब से इशू की गई वो उसने क्लेरिफाई किया जो बीजिंग का फ्रेमवर्क था किस हवाले से कि किस तरह टाइज को इम्प्रूव करना है। जी आइडेंटिफाइड 3 प्रिंसिपल्स एंड 4 प्रायोरिटीज़ फॉर चाइना यूएस कॉपरेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ कि जी ने क्या आइडेंटिफाई किया कि तीन प्रिंसिपल और 4 प्रायोरिटीज़, 3 प्रिंसिपल और 4 तरजीहात। और वो क्या थी 3 प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे? एक तो उसमें उन्होंने कहा कि जी फ्यूचर रिलेशंस हों, द 3 प्रिंसिपल्स टू गाइड फ्यूचर रिलेशंस वर, उसमें थे हमारे पास एक तो ये था म्यूचुअल रिस्पेक्ट, फिर हमारे पास दूसरा था पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, और फिर तीसरा हमारे पास क्या था विन विन कॉपरेशन। तो और ये 4 प्रायोरिटीज़ थी वो क्या क्या थी? लीडिंग द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू pressing challenges, exchanges at multiple levels to expand cooperation, managing differences to prevent derailment of ties and enhancing collaboration on major international issues। ठीक है, क्या 4 प्रायोरिटीज़ थी कि ग्लोबल रिस्पॉन्स, जो प्रेसिंग चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कैसे करना है, एक्सचेंजेस एट मल्टीपल लेवल्स टू एक्सपैंड कॉपरेशन में कैसे इजाफा करना है, फिर आपने कैसे डिफरेंसेस को मैनेज करना है और रोकना है ताल्लुकात को ख़राब होने से, और किस तरह आपने कोलैबोरेशन बढ़ानी है मेजर इंटरनेशनल इश्यूज़ पे। तो ये 3 जो थी वो क्या थी? प्रिंसिपल्स थे हमारे पास और 4 तरजीहात थी, प्रायोरिटीज़ थी। अच्छा, लास्ट पैरा है वो देख लेते हैं हम। लास्ट पैरा में कह रहा है द की क्वेश्चन नाउ इज़ वेदर रिलेशंस विल ग्रेजुअली स्टेबलाइज बिटवीन द 2 कंट्रीज़। अब ये अहम सवाल यह है कि क्या दोनों ममालिक के दरमियान जो ग्रेजुअली बतदरीज जो है ना वो ताल्लुकात बेहतर होंगे कि नहीं। Much will depend on whether the Biden administration will continue to follow a contained China policy that flows from a deeply entrenched Washington view that sees China as a strategic adversary and challenge। और बहुत ज़्यादा डिपेंड किस पे करेगा, इन्हिसार करेगा कि क्या जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो जारी रखेगी एक कंटेन चाइना पॉलिसी को अपनाने में, जो क्या करती है, जो किसकी वजह से ये मतलब कंटेन चाइना पॉलिसी यूज़ करेंगे कि जो है ये इंट्रेंच इनका वाशिंगटन व्यू है, जो चाइना को क्या है एक एडवर्सरी के तौर पे, एक हरीफ के तौर पे देखता है एंड चैलेंज। ठीक है, तो ये उस पर डिपेंड करेगा कि भाई क्या एडमिनिस्ट्रेशन किस व्यू से देखता है इसको, चाइना को। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ अकोमोडेटिंग एंड इंक्रीजिंग द असर्टिव चाइना विल बी ऑफ की यूएस प्रायोरिटीज़। और उनका ये डिपेंड चाइना पे भी करेगा वो कितना अकोमोडेट करते हैं ये accommodating and increasing assertive China will be of key US priorities। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये चाइना है वो उस पर भी डिपेंड करेगा कि ये कितना अकोमोडेटिंग है इस यूएस प्रायोरिटी के हवाले से, की यूएस प्रायोरिटी के हवाले से। व्हाट इज़ हार्ड टू डिटरमिन इज़, लेकिन उनका ये मुश्किल है डिटरमिन करना, तयन करना, वो ये है इज़ हाउ द ग्रोइंग इनसिक्योरिटी ऑफ एन एस्टैब्लिश्ड सुपर पावर कैन बी एड्रेस्ड व्हेन इट सीज एंड इज डिस्कम्फर्टेड बाय इट्स ग्लोबल डोमिनेंस बीइंग चैलेंज्ड बाय द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट सुपर पावर्स। लेकिन मसला क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे है कि जी व्हाट इज़ हार्ड टू डिटरमिन, कि जो मुश्किल है डिटरमिन करना वो ये है कि हाउ द ग्रोइंग इनसिक्योरिटी, कि बढ़ती हुई इनसिक्योरिटी है किसकी, अमेरिका की। क्योंकि ज़ाहिर है जब आपको सारी ज़िंदगी खुद सुपर पावर रहने की आदत हो और अमेरिका चाइना है वो आपसे आगे आ जाए, तो फिर उन्होंने कहा ये बढ़ती हुई इनसिक्योरिटी है इसकी, अमेरिका की इस्टेब्लिश सुपर पावर की, तो जब ये देखता है और क्या है उसको डिस्कम्फर्ट फील होता है, किस वजह से कि ग्लोबल डोमिनेंस है इसकी अमेरिका की, बीइंग चैलेंज्ड बाय द वर्ल्ड्स न्यू सुपर पावर, कि इसकी जो डोमिनेंस है उसको चैलेंज किया जाए ये दुनिया की नई जो सुपर पावर है चाइना उसकी जानिब से। एज हेनरी किसिंजर रिसेंटली पुट इट, और ने कहा हेनरी किसिंजर का इन्होंने एग्जांपल दिया कि जिसने क्या कहा था एट दिस हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट, उसने क्या कहा था द फेट ऑफ द वर्ल्ड मे वेल बी डिसाइडेड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन द यूएस एंड चाइना, कि जो फेट है, जो किस्मत है दुनिया की, वो क्या है, वो शायद डिसाइड की जाए किसके दरमियान, ये रिलेशनशिप है, ताल्लुक़ है यूएस और चाइना। उन्होंने कहा वो जो दुनिया का मुकद्दर है वो शायद इन्हीं दोनों ममालिक के रिलेशंस पे ही है ना वो डिसाइड किया जाए। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये आज का ओपिनियन था चाइना और इसके बाइडन के वर्चुअल समिट थी उसमें मीटिंग के हवाले से बातचीत हुई थी और जिन अमूर पर बातचीत हुई है उस वाले से ओपिनियन था। तो उन्होंने कहा लेकिन आपने 15 नवंबर को तो मीटिंग की है, लेकिन उसके बाद जिस तरह आपने ताइवान वालों के आपने बुला लिया है अगले समिट में, और दूसरी मतलब इतना हमें फ़र्क नज़र नहीं आता, क्योंकि ट्रंप के बाद जब ये आया था तो ख्याल किया जा रहा था कि शायद जो है वो कुछ हमें फ़र्क देखने को मिले, लेकिन एक तरीके से ये है कि इसको एक एडवर्सरी के तौर पे, एक हरीफ के तौर पे लेते हैं अमेरिका वाले कि भाई
आपने इतनी देर सुपर पावर के तौर पे गुजारा हो, फिर आप जब आप देखते हो कि टेक्नोलॉजी में और इकॉनमी में एक दूसरा जो है ना वो सुपर पावर आपकी जगह ले रहा है, तो इस वजह से है ना यहाँ पे अमेरिका वाले है इसको क्या है हरीफ के तौर पे लेते हैं। ख़ासतौर पे अब ये दूसरे इश्यूज़ यहाँ पे उन्होंने बताए हैं क्लाइमेट के हवाले से, ताइवान के हवाले से और दूसरे इश्यूज़, तो उस हवाले से हमें देखना पड़ेगा कि आगे यहाँ पे हमें क्या चेंजेस नज़र आते हैं। लेकिन इन्होंने स्टार्ट ही यहाँ से किया था कि हम जो है ना वो एक्सपेक्टेड नहीं था ब्रेक थ्रू कि भाई इतने मसाइल हैं, एक सिर्फ एक वर्चुअल समिट होगी, एक मीटिंग होगी दोनों ममालिक के सदूर के दरमियान और हालात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, बड़ा अहम ओपिनियन था। ठीक है, और इसको आप डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स पे है ना वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक्चुअली देखें ये चीज़ मैं करवा रहा हूँ, मुझे पता है कि इसमें है ना वो ज़्यादा लोग नहीं इंटरेस्टेड होते, तो आप लोग भी कुछ किया करें, लोग लेके आएँ, कोई एक्टिव कोई रहे पेज, क्योंकि आपको पता है कि मतलब बहुत कम लोग ये देखने वाले होते हैं। ठीक है, तो कुछ क्या करें कि पेज एक्टिव रहे, तो मेरी भी कोशिश होगी कि इसको जितना भी मुझसे हो सके वीडियो में बना सकूं। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।